नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम जो है आपको बताना चाहते हैं अपने चैप्टर में यानी कि अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पूर्व आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमने लास्ट वीडियोस के माध्यम से हमने 3 यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि पहली यूनिट के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है और दूसरी जो यूनिट थी तो दूसरी यूनिट के अंतर्गत हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य और जो तीसरी यूनिट थी तो तीसरी यूनिट के अंतर्गत हमने पुनर्जागरण पढ़ा था, जो कि लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट कल के वीडियो के साथ में हमने जो है पुनर्जागरण को कंप्लीट कर दिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है तो आज हम तीसरी यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, आज हम चौथी यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। तो वो चौथी यूनिट है, उस चौथी यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, तो हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, इस औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या थे और कहाँ हुई। अगर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई तो इंग्लैंड में ही क्यों हुई, अदर देशों में क्यों नहीं हुई, इसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आज बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है, औद्योगिक क्रांति है। तो पूर्व के चैप्टर जैसे हम स्टार्ट करते थे तो सारे चैप्टर्स को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आपको हम बहुत बेहतर तरीके से सरल शब्दों में और आसान शब्दों में आपको समझाने में हम सक्षम हो सके और आप भी उस चैप्टर का एक एक पॉइंट क्लियर कर सको। तो इस वजह से हमने इस चैप्टर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हालांकि आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये औद्योगिक क्रांति कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं औद्योगिक क्रांति। यानी कि औद्योगिक क्रांति का मतलब उद्योग के क्षेत्र में क्रांति, यानी उद्योग के क्षेत्र में एकदम से अचानक परिवर्तन आ जाना, आमूल चूल परिवर्तन हो जाना, इसको क्या कहते हैं, तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो सबसे पहली चीज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति को पढ़ने के पूर्व हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो पहली है अवधारणा, पहले पार्ट्स को हमने नाम दिया है अवधारणा। दूसरा कौन सा है कि दूसरा है आविष्कार और तीसरा कौन सा है, प्रभाव। यानी कि औद्योगिक क्रांति की अवधारणाएं क्या क्या हैं और औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत किन किन चीजों का आविष्कार हुआ, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आविष्कार, नए नए आविष्कार किए गए, इसके बारे में हम डिटेल से आपसे चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा कौन सा है कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या क्या पड़ा और किस क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे क्या कि औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत ये जो अवधारणा वाला पार्ट है, इसके अंतर्गत हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अवधारणा के अंतर्गत हम औद्योगिक क्रांति की अर्थ एवं परिभाषा के बारे में जानेंगे। इसके बाद में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, अन्य देशों में क्यों नहीं हुई, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिर औद्योगिक क्रांति के कारण, ऐसे कौन कौन से कारण थे जो कि औद्योगिक क्रांति जो है आई, इसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये तीनों पॉइंट किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आएंगे अवधारणा के अंतर्गत, पहले पार्ट के अंतर्गत। अब इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है कि इस समय जो आविष्कार हुए, नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, तो किस क्षेत्र में आविष्कार किए गए, तो उसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आविष्कार हुए कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से यंत्रों का आविष्कार किया गया, परिवहन के क्षेत्र में कौन कौन से यंत्रों का आविष्कार किया गया, इसके बाद में जल भाप के अंतर्गत कौन कौन से यंत्रों का आविष्कार किया गया और लौह अयस्क के अंतर्गत जो है कौन कौन से नए नए आविष्कार हुए, ठीक है। अब इसके बाद में जो तीसरा पार्ट आता है, तो तीसरे पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि समाज में जो है औद्योगिक क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये बात किस क्षेत्र में प्रभाव पड़ा। तो जो है जो प्रभाव पड़े तो कुछ सामाजिक प्रभाव पड़े,
कुछ आर्थिक प्रभाव पड़े और कुछ राजनीतिक प्रभाव पड़े। अब आने वाले वीडियोस में हम आपसे डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अवधारणा के बारे में आप जानकारी करते हैं। तो हमारे लिए जानना ये आवश्यक बहुत ज्यादा है कि औद्योगिक क्रांति तो हमने जान लिया कि औद्योगिक क्रांति क्या है, और मैंने आपको बहुत छोटे से शब्दों में बताया कि उद्योग के क्षेत्र में नई नई मशीनों के आविष्कारों द्वारा जो आमूलचूल परिवर्तन हुए उसको हम नाम क्या देते हैं, औद्योगिक क्रांति। ये बहुत छोटे शब्दों में हमने आपसे चर्चा किया। अब इसके बाद में सबसे पहले हमारे लिए जानना ये आवश्यक है कि आखिरकार औद्योगिक क्रांति हुई कहाँ। तो अगर स्थान पूछता है तो औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। कहां पर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। अगर शताब्दी पूछता है तो शताब्दी कौन सी थी, यह सन कौन सा था। तो अगर एग्जैक्ट सन पूछता है तो सन की अगर बात करते हैं तो 1750 में जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। और अगर शताब्दी की बात करता है कि शताब्दी कौन सी थी, तो 18वीं शताब्दी थी। अब आप ये समझ रहे होंगे कि मैम तो बता रही 1750, लेकिन 18वीं शताब्दी ये कैसे। तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रही हूँ कि 17 प्लस यानी जैसे 1750 यानी 1700 तक या 1700 के पूर्व यानी कि 1699, ये क्या हो जाएगी, ये कौन सी शताब्दी कहलाएगी, तो ये कहलाएगी 17वीं शताब्दी। लेकिन जैसे ही 1700 प्लस यानी 1701 हुआ तो यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा, यहां से 18th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि 17th के में जो प्लस में जो भी आएंगे तो वो जो है कौन सी शताब्दी स्टार्ट हो जाएगी, वो 17वीं नहीं होगी, उसको हम 18वीं शताब्दी कहेंगे। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से अगर शताब्दी की बात करता है तो 18वीं शताब्दी है, और सन की बात करता है एग्जैक्ट तो वो कौन सी है, 1750 ईस्वी है। इसी समय जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद में हम अवधारणा से संबंधित अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम अर्थ एवं परिभाषा के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं तो अर्थ और परिभाषा से के अंतर्गत इसकी परिभाषा क्या है कि मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया, यानी कि मशीनों के द्वारा वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया, यानी किस की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसके यानी कि 18वीं शताब्दी के पहले की बात थी कि इस समय इंग्लैंड में भी क्या कुटीर उद्योग हुआ करते थे, हाथों से बनी हुई चीजों को ही यूज किया जाता था। क्योंकि उस समय जो है ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आई हुई थी, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो मशीनों का आविष्कार किया गया था वो 18वीं शताब्दी के पूर्व नहीं हुआ था। तो इस समय यानी कि इंग्लैंड की क्रांति के पूर्व जो है औद्योगिक क्रांति के पूर्व हस्त निर्मित वस्तुओं का जो है उपभोग किया जा रहा था और उत्पादन भी किया जा रहा था। लेकिन ये एकदम से क्रांति आई किसके क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। बहुत सारी हर क्षेत्र में मशीनों का आविष्कार किया गया, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वस्त्र उद्योग से संबंधित हो, चाहे इंडस्ट्रियल से संबंधित हो, यानी कोई भी चीज हो, हर चीज में हर क्षेत्र के अंतर्गत नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। और ये आविष्कार एकदम से हुआ, यानी आमूलचूल परिवर्तन हुए। जो आमूलचूल परिवर्तन हुए इन्हीं को संज्ञा क्या दे दिया गया, तो इसको औद्योगिक क्रांति दे दिया गया नाम। क्लियर हो गया ना। तो 18वीं शताब्दी के अंत में मशीनों द्वारा क्या किया जा रहा था, 18वीं शताब्दी के अंत में जो है मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाने लगा। और मशीनीकरण की यह प्रक्रिया जो है पूरे इंग्लैंड में क्या हो गई, पूरे इंग्लैंड में जो है प्रारंभ हो गई। पहले कहाँ थी, सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में थी, लेकिन बाद में इंग्लैंड से भी बाहर निकल करके यानी अन्य देशों में ये क्रांति बढ़ गई। तो ये जब अन्य देशों में भी ये क्रांति फैल गई उद्योग के क्षेत्र में, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, औद्योगिक क्रांति। यानी औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि उद्योग के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन, जो
जो कार्य हम हाथों से कर रहे थे, हस्त निर्मित जो वस्तुएं हम यूज कर रहे थे, वहीं पर जो है मशीनों के द्वारा उन वस्तुओं का आविष्कार किया गया और मशीनों का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाने लगा, तो उसको क्या कहा गया? उसको औद्योगिक क्रांति कहा गया। क्लियर हुआ ना? जैसे पहले क्या था, यानी 18वीं शताब्दी के पूर्व, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि कोई वस्त्र है, अगर कोई कपड़ा होता था तो उसको हाथ से बनाने में किसी भी कपड़े को 2 से 4 दिन लग जाया करते थे। किंतु जब औद्योगिक क्रांति हुई, हस्त निर्मित मशीन का आविष्कार किया गया, तो हस्त निर्मित मशीन जब इसका आविष्कार हो गया, तो एक दिन में बहुत सारे कपड़ों का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये क्या था? ये था औद्योगिक क्रांति। इसी को हमने नाम क्या दे दिया? औद्योगिक क्रांति। तो अभी ये है हमारे इसके संबंध में, यानी कि इसका अर्थ एवं परिभाषा। अब औद्योगिक क्रांति, इसको नाम किसने दिया? सबसे पहले किसने नाम दिया और किसने उसको प्रयोग किया और किसके समय पर ये व्यापक रूप से जो है लोकप्रिय हुई, इसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, एक नाम आता है 1799 में, किसका? 1799 में गुलियन ऑटो। 1799 जो है, गुलियन ऑटो ने सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का नाम दिया। अगर सबसे पहले नाम आता है कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का नाम किसने दिया था, वो कौन थे? वो गुलियन ऑटो थे। ये कहां से थे? ये फ्रांस से थे। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ये कहां से थे? ये फ्रांस से थे। कौन? गुलियन ऑटो। इन्होंने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति नाम दिया। अब इसके बाद में 1799 की बात हो गई। अब हम पहुंचते हैं 1837 ईस्वी में। तो 1837 ईस्वी में यही के, यानी फ्रांस के ही एक समाज शास्त्री हैं। वो कौन है? जेरोमी एडोल्ड ब्लांकी। कौन है? जेरोमी एडोल्ड ब्लांकी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था? तो उस पुस्तक का नाम क्या था? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टडी ऑफ यूरोप। क्या था? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी स्टडी ऑफ यूरोप। ठीक है, इस पुस्तक को लिखा और इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग किया। कौन सी पुस्तक है? पुस्तक है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टडी ऑफ यूरोप। इस पुस्तक में प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? जेरोमी एडोल्ड ब्लांकी ने। ये भी कहां से थे? ये भी फ्रांस से ही थे। इसके बाद में अगर मैंने इसके पहले क्या बताया कि 1799 में इस शब्द का सर्वप्रथम इसको नाम किसने दिया था? तो नाम दिया था किसने? गुलियन ऑटो ने। और अगर बात करता है कि किसने सबसे पहले प्रयोग किया, तो सबसे पहले प्रयोग किया जेरोमी एडोल्ड ब्लांकी ने। ये कहां से थे? ये भी फ्रांस से थे। इनकी पुस्तक कौन सी थी? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टडी ऑफ यूरोप। इस बुक में इन्होंने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जैसे नाम का जो है क्या किया? प्रयोग किया। तो आई होप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, कि अगर सबसे पहले पूछता है तो सबसे पहले में गुलियन ऑटो आते हैं। अगर प्रयोग की बात पूछता है कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जेरोम एडोल्ड ब्लांकी ने किया था। इनकी बुक्स थी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टडी ऑफ यूरोप। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में हम चलते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रयोग किया सबसे पहले ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा चर्चित नहीं हुआ। ये फ्रांस तक ही सीमित रह गया। ये बहुत ज्यादा चर्चित नहीं हुआ, यानी कि इसका ये यहीं तक सिर्फ और सिर्फ यानी कि फ्रांस तक ही जो है लिमिटेड हो गया। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं कौन? अर्नोल्ड टायनबी। कौन आते हैं? अर्नोल्ड टायनबी आते हैं। इन्होंने जो है एक लेक्चर दिया था। कब? 1881 में। लेक्चर इन्होंने कब दिया? 1881 में। इस लेक्चर में इनका टॉपिक क्या था? तो इनका टॉपिक था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। टॉपिक क्या था? टॉपिक था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन
ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। इसमें इन्होंने क्या किया कि लेक्चर दिया, और जब इन्होंने लेक्चर दिया इसी समय ये जो इंग्लैंड की क्रांति यानी कि औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया। यानी कि लोग उत्सुक हो गए इस चीज को जानने के लिए कि आखिरकार औद्योगिक क्रांति क्या है, इसके बारे में ये लोग जानने के लिए उत्सुक हो गए। और इन्होंने लेक्चर कब दिया है? 1881 में। लेकिन ये जो लेक्चर दिया तो इसकी एक पुस्तक भी तैयार हुई और उसको पब्लिक कब कराया गया? तो वो 1884 में कराया गया। कब हुआ? लेक्चर दिया है 1881 में, और जो लेक्चर इनका पब्लिक हुआ वो कब हुआ? तो 1884 में, यानी आफ्टर 3 इयर्स। ओके, अब इसके बाद में अगर जन्मदाता की बात करते हैं कि इंग्लैंड की क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो अर्नाल्ड टायनबी को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? अर्नाल्ड टायनबी को ही मानते हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि अर्नाल्ड टायनबी अगर नहीं है और इन दोनों का नाम दे दिया, इन दोनों मतलब कि गुलियन ऑटो या फिर जेरोमी एडोल्ड ब्लांकी ने, तो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर इन दोनों के नाम है यानी कि तीनों के नाम है, तो सबसे पहले आप चूज करेंगे किसको? गुलियन ऑटो को। अगर गुलियन ऑटो नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पर जेरोमी एडोल्ड ब्लांकी। अगर इन दोनों में से किसी का नाम नहीं है तो आपको चूज क्या करना है? अर्नाल्ड टायनबी। क्लियर हो गया ना? सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है, अभी ये क्या था? अर्थ एवं परिभाषा। किसने किसने क्या नाम दिया, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। अब हम औद्योगिक क्रांति के यानी और इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इसके भी कारण बहुत सारे थे, जो कि इंग्लैंड में ही क्रांति क्यों हुई, अन्य देशों में क्रांति क्यों नहीं हुई, तो उसके भी कई सारे कारण हैं। तो पहला कारण जो निकल करके आता है, तो पहला कारण निकल करके आता है भौगोलिक स्थिति। क्या आता है? भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति इसलिए है क्योंकि ये जो इंग्लैंड था ये ये जो है एक द्वीपीय देश था। क्या कैसा था? महाद्वीपीय देश था, यानी कि इसके चारों तरफ क्या था? समुद्र था। तो चारों तरफ समुद्र होने की वजह से यहाँ पर जो नव परिवहन थे, यानी कि जल में चलने वाले जो एरोप्लेन थे यानी जहाज थे, तो वो क्या थे? ये आसानी से चारों तरफ यानी इसके अपने वहां यहाँ से जो नौ परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी होती थी। और यहाँ पर क्या था? जो भी नए नए आविष्कार हुए और अन्य देशों के साथ इनका संपर्क बहुत अच्छा बन गया। तो इस तरह से जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। क्यों? उसका कारण क्या था? इसकी भौगोलिक स्थिति। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में दूसरा नंबर क्या आता है? कोयला व लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में। देखिए, उद्योग धंधों के लिए यानी इंडस्ट्रियल के लिए जो है यानी कि लोहे पर ये बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं, क्योंकि जो मशीनें होती हैं ये प्रायः लोहे की ही बनी होती हैं। तो इनका उद्योगों के क्षेत्र में जो है इस लोहे का जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो यहाँ पर क्या था कि कोयला व लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, यानी कि जितनी इनको जरूरत थी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। इस वजह से जो है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में संभव हुई। अब इसके बाद में तीसरा क्या होता है? तीसरा आता है पूंजी की पर्याप्त मात्रा। पूंजी की पर्याप्त मात्रा, इनके पास जो इकोनॉमिक रूप से थे ये बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि इन्होंने लगभग जितने भी आसपास के देश थे सबको लगभग इन्होंने उपनिवेश बना रखा था। तो जाहिर सी बात है, जब उपनिवेश बना रहा था तो इनके जो आय के साधन थे वो बहुत अच्छे थे। तो इस तरह से इनके पास पूंजी भी पर्याप्त थी। फिर क्या है? उपनिवेशों की अधिकता भी बहुत थी। हमने आपको बताया भी कि उपनिवेशों की अधिकता की वजह से इनके पास ये जो है इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। इस वजह से जो है इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति हुई। अब इसके बाद में अगला क्या आता है? नगर व बाजार अवस्थित थे। नगर व बाजार, जब इन लोगों के उपनिवेश बहुत ज्यादा थे
इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग थे, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, और बड़े बड़े जब नगरों का विकास हुआ तो यहाँ पर बाजार भी बढ़े, और यहाँ पर क्या हुआ, जब बाजार बढ़े तो इस तरह से जो बाहर से लोग आते थे तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए इनके लिए बहुत अच्छा साधन हो गया। अब इसके बाद में छठे नंबर पर क्या आता है, जनसंख्या क्रांति। जनसंख्या क्रांति भी जो है औद्योगिक इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वो क्यों? देखिए, जनसंख्या क्रांति के कई सारे कारण होते हैं। जनसंख्या क्रांति ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या बढ़ाई जाए, उसके भी 3 कारण होते हैं। एक कारण होता है तो जनसंख्या जैसे बढ़ती है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर, वो हो गया। दूसरी चीज होती है क्या, उसका जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या होता है कि जब किसी अदर देश से, यानी कि यहाँ पर वैसे भी ऑलरेडी औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो अदर देश से जो है यहाँ पर लोग आकर के बस जाते हैं, ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण होता है। तीसरा क्या होता है कि लोग जो है अदर देशों से लोग परेशान किए जा रहे होते हैं, तो ये आकर के यहाँ बस जाते हैं। तो ये इस तरह से जो है जनसंख्या जनसंख्या क्रांति हुई, जब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों को खाने की आवश्यकता थी, और ऑलरेडी ये देश जो है इंग्लैंड इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग था, और स्ट्रांग था तो यहाँ पर क्या था, जनसंख्या वृद्धि हुई, तो यहाँ पर बाजार भी बढ़ रहे थे, नगरों का विकास भी हो रहा था, और साथ में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तो यहाँ पर जो है वर्कर्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो अदर देश के जो वर्कर्स होते थे तो वो जो है आ करके यहाँ पर बस जाते थे, और क्योंकि उनको जो है रोजगार भी बहुत अच्छे से मिल रहा था और इनकी रोजी रोटी भी बहुत अच्छे से मिल रही थी, तो इस वजह से क्या हुआ, इंग्लैंड में ही जो है औद्योगिक क्रांति हुई। अब 7वें नंबर पर क्या आता है, तो 7वें नंबर पर आता है विकसित बैंकिंग प्रणाली। क्या थी? विकसित बैंकिंग प्रणाली। भाई ये लोग इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग थे, तो अब ये लोग पैसे का जो इन्वेस्ट है वो कहाँ करेंगे, तो वो जो लोग होते थे तो वहां के लोग जो है करोड़पति यानी उद्योगपति लोग होते थे, इन लोगों ने बैंकिंग व्यवस्था डेवलप कर रखी थी कि जिसको जरूरत हो तो पैसे ले सकता है, और ले करके उद्योग धंधों में लगा करके और बाद में जो है बैंक को पैसा जो है क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। तो उस समय समझ लीजिए कि यहाँ की बैंकिंग प्रणाली भी जो है बहुत ज्यादा विकसित थी। और क्या था, सशक्त व स्थिर राजतंत्र। ये भी एक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का कारण बना कि सशक्त व स्थिर राजतंत्र था। दूसरी चीज, सस्ता श्रम था। सस्ता श्रम क्यों था, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा मात्रा में हुई, तो जब जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा मात्रा में हुई तो लोगों को रोजगार पाने का अधिकार होता है, वो कोशिश करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। तो इस रोजगार की, इस जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ पर श्रम कैसा हो रहा था, यानी मजदूर कैसे मिल रहे थे, बहुत कम दामों में मिल रहे थे, जो कि औद्योगिक क्रांति, इसी वजह से औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई, इंग्लैंड में हुई। इसके बाद में कृषि क्रांति, यानी कृषि क्रांति का मतलब कृषि के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुए। आमूलचूल परिवर्तन क्या हुए कि जैसे कि बीज बोने की मशीन का आविष्कार किया गया, उसके साथ में जो फसल काटने की मशीन थी उसका आविष्कार किया गया, बहुत सारे मतलब कई सारी मशीनों का आविष्कार इसी समय हुआ। तो ये क्या है, ये कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और क्या था, इंग्लैंड में आविष्कार जो है सबसे ज्यादा हुए। इंग्लैंड में आविष्कार सबसे ज्यादा हुए, तो ये भी एक औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का कारण बना। अब इंग्लैंड में जब सबसे ज्यादा आविष्कार हुए, तो आविष्कार तो तभी करेंगे ना जब उनको कच्चा माल प्राप्त होगा। तो कच्चा माल जब इनको प्राप्त होता था तो ये कच्चा माल ये लोग क्या करते थे, बहुत सस्ते दामों में ले लेते थे, और जब तैयार करते थे माल तो उसी तैयार माल को जो है वो अदर कंट्री के सामने, यानी कि जिससे कच्चा माल ले रहे थे उसी के द्वारा दिए गए कच्चे माल के द्वारा तैयार किए गए वस्तु को बहुत हाईफाई रेट में बेचते थे, जो कि औद्योगिक क्रांति का कारण बना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आखिरकार इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। अब इसके बाद में हम चलते हैं कि औद्योगिक क्रांति कितने चरणों में आई। तो औद्योगिक क्रांति के कई सारे चरण हैं,
हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति स्टार्ट कब हुई थी, तो 1750 में। अगर सन पूछता है तो 1750, और अगर शताब्दी पूछता है तो 18वीं शताब्दी। क्लियर है? तो ये कई चरणों में आए कि इसके कितने चरण थे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, जो पहला चरण था, तो पहला चरण कब से कब तक था? 1750 से लेकर 1830 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1750 से लेकर 1830 ईस्वी तक। इस समय जो है औद्योगिक क्रांति का केंद्र कौन रहा? तो इस समय औद्योगिक क्रांति का केंद्र जो है ब्रिटेन रहा। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। कौन रहा? यहीं से स्टार्ट होती है, इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होती है, तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन ही रहेगा पहले चरण में। तो 1750 से लेकर 1830 तक औद्योगिक क्रांति का केंद्र कौन रहा? तो वो कौन रहा? ब्रिटेन रहा। अब जो दूसरा चरण आता है, तो दूसरा चरण आता है कब से कब तक? 1830 से लेकर के 1850 तक। तो 1830 से लेकर के 1850 तक जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो सेंटर बना रहा, जो केंद्र बना रहा, तो वो कौन सा देश था? वो बेल्जियम था। कौन था? बेल्जियम था। अब जो तीसरा चरण है, तो तीसरे चरण के अंतर्गत जो है कौन सा टाइम ड्यूरेशन क्या था इसका? 1850 से लेकर 1914 तक। क्या था? 1850 से लेकर 1914 तक। इस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेंटर कौन रहा? तो वो जो है जर्मनी रहा। क्लियर हुआ ना? इसके बाद में 1914 से लेकर के 2010 तक की अगर हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर कौन रहा? तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर यूएसए यानी कि अमेरिका रहा। क्लियर हो गया? इसके बाद में 2010 से लेकर प्रेजेंट समय तक यानी वर्तमान समय तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर कौन है? तो उसमें 3 देश आते हैं। कौन कौन से? एक आता है भारत, दूसरा आता है चीन, और तीसरा आता है जापान। तो जो चौथा चरण है, तो चौथे चरण के अंतर्गत कौन आता है? भारत, चीन और जापान, ये आते हैं चौथे चरण के अंतर्गत। तो एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि जो पहला चरण है वो 1750 से लेकर के 1803 पर 30 के बीच में सेंटर क्या है? ब्रिटेन है। और दूसरा चरण है, सेकेंड चरण है 1830 से लेकर 1850 तक। इसका सेंटर कौन सा है? तो वो बेल्जियम है। और फिर इसके बाद में 1850 से लेकर 1914 की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर कौन बना? जर्मनी बना। और 1914 से लेकर 2010 तक की बात करते हैं, तो वो कौन सा रहा? वो यूएसए रहा। और इसके बाद में हम पांचवें चरण की बात करते हैं, तो 2010 से वर्तमान तक इसमें 3 देश रहे। कौन कौन से? भारत, चीन और जापान। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से इतने सारे देश प्रभावित हुए, जिसका इन सारे देशों के इकोनॉमिक पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ा। अब इसके बाद में क्या कोई ऐसा भी देश था जिसका जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उस देश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा? तो जी हाँ, बिल्कुल था। वो देश कौन सा था? अगर हम उसकी बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रभाव किस देश पर नहीं पड़ा, तो वो कौन सा था? वो रूस था। ये रूस ऐसा देश था जिसका जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर जो चीज नहीं क्लियर हुई है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, उसके कारण को हम जानेंगे। फिर संभवतः हम कोशिश करेंगे कि आविष्कार कल सारे हम आपके साथ कंप्लीट कर दें। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन जाने के पहले आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस तरह से, क्योंकि आपका एक भी सब्सक्रिप्शन हमारे यानी कि शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है। क्योंकि ये जब आप अगर सब्सक्राइब करते हैं या आप शेयर करते हैं और कोई भी सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, तो वो हमारी मेहनत, जो हम वीडियो बनाने में जो मेहनत करते हैं, वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।